एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती अगेन आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट, जो कि सीबीएसई का है, क्लास 10 का है, उन लोगों का इकोनॉमिक सेक्शन का है, चैप्टर 3 है, जिसमें से इसका पहले ही जैसे मैंने बोला कि इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मनी एंड क्रेडिट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मनी, बाटर सिस्टम के डिसएडवांटेज, उसको क्यों हटाया गया, उसके बाद मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों लाया गया, वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फर्स्ट पार्ट देख के सेकंड पार्ट को कवर करे, ताकि वो रिलेट कर पाए इजीली। तो चलिए, आज का जो टॉपिक लिया है हमने मनी एंड क्रेडिट, जो कि पार्ट 2 है, उसको कंटिन्यू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि जो इसके ऑथर हैं वो बच्चे को क्या बताना चाहते हैं कि मनी और क्रेडिट में, मतलब मनी और क्रेडिट का जो संबंध है वो क्या है, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, क्रेडिट का उद्भव कब हुआ, मनी क्यों आया, ये हम लोगों की क्या मदद करता है, को जो डबल कोइंसिडेंस वाला था प्रॉब्लम वो ख़त्म हुआ, बाटर सिस्टम को हटाया गया, मनी को लाया गया, और मनी को लाने से जो हम लोगों को, जो हम लोग का ट्रांजैक्शन है उसमें थोड़ा सा ईज आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इज़ मनी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन के साथ कि वाई इज़ मनी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ भाई, ये भी तो सही है कि भाई हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं। Money eliminates the double coincidence of wants by providing a uniform medium of exchange। और जो मनी है ना, ये जो पैसे जब आए, मनी जब आया तो उसने क्या किया, उसने एलिमिनेट कर दिया। किसको एलिमिनेट किया भाई? एलिमिनेट किसको किया? बाटर सिस्टम को, गुड्स फॉर गुड्स, बाटर सिस्टम को एलिमिनेट किया। मनी एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस। अब वो डबल कोइंसिडेंस सिस्टम नहीं होता था कि भाई मुझे चाहिए व्हीट और मेरे पास है राइस, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिससे मुझे खरीदना है राइस और उसको व्हीट ही चाहिए। हो सकता है उसको शूज़ के पेयर चाहिए, हो सकता है उसे पेन चाहिए, हो सकता है उसे बुक चाहिए, जो कि बाटर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि लोग जनरली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि ये कोई नेसेसरली नहीं था कि जो मेरा डिमांड है वो अगले का, जो मेरे पास जो प्रोडक्ट रखा है वो अगले का डिमांड हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं था। तो जिसके कारण लोगों के नीड्स एंड डिज़ायर्स पूरे ही नहीं हो रहे थे। तो जब मनी आया, मनी ने एलिमिनेट्स किया डबल कोइंसिडेंस का वांट्स बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिफॉर्म, दैट इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन। और मनी को सब एक्सेप्ट करेंगे, हर कोई। भाई हम लोग भी देखते हैं, जहां हम लोग को कुछ खरीदना है, हम लोग पैसे दिए, वो सामान हमारा हो जाता है और उसको सब कोई एक्सेप्ट करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में। हालांकि पैसे के अलग अलग नाम होते हैं, डॉलर होता है, यूरो होता है, दिनार होता है, टाका होता है, पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन हर जगह ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज मनी, वो हर जगह यूनिफॉर्म है और हर जगह एक्सेप्टेबल है। It acts as an intermediate in the process of exchange and hence it is called medium of exchange। और ये किसका काम करता है? ये इंटरमीडिएट का काम करता है। हम लोगों ने कुछ डिमांड करा, वी आर क्या? वी आर कंज्यूमर, है ना। तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग कंज्यूमर हैं तो हम लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और जब डिमांड करेंगे तो भाई हमने बोला, मैंने जाकर डिमांड किया कि मुझे एक लक्स सोप चाहिए, लक्स सोप चाहिए। अब इस लक्स सोप की जो कॉस्टिंग है, इस लक्स सोप की जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपीज़ है। मैंने दुकानदार को 10 रुपीज़ दिया और वो लक्स सोप मुझे दे दिया। तो ये जो 10 रुपीज़ है, ये क्या है? इंटरमीडिएट है। किसके बीच में? मैंने इसको डिमांड किया था, ये मैं हूँ, और इसके बीच में ये मुझे क्यों दे दिया? क्योंकि मैंने उसको क्या पे किया? किसको? सेलर को। सेलर को जैसे ही मैंने पैसे पे किए, उसने मुझे लक्स सोप का दे दिया कि बोला ठीक है, ले जाओ आप 10 रुपये में। तो ये था मनी, और ये था उसका रोल कि ये क्यों रोल करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। साथ में इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। जो डिसएडवांटेज बाटर सिस्टम का था, वो मनी का एडवांटेज हो गया। जैसे स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, अब यूनिफॉर्म हो गया, हर लोग कहीं भी ये एक्सेप्टेबल था। डबल कोइंसिडेंस का जो वो था वो ख़त्म हो गया था। अब ये मतलब वो जो हम लोग को जो चीज़ चाहिए, जैसे कि जब अभी बोला ना कि लक्स सोप चाहिए, इसके बदले में मैंने पैसे दिए, उसने मुझे सामान दे दिया। तो वो जो कन्फ्यूज़न था, जो डिज़ायर और नीड्स पूरे नहीं हो रहे थे, अब वो पूरे होने लगे।
तो थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मनी कि भाई कैसे टाइप्स होते हैं, क्या फॉर्म होता है मनी का, तो थोड़ा उस पर भी नज़र रखते हैं। हाँ, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा बता दूं कि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जो भी इसको देख रहे हैं, जो भी इसके ऑडियंस टारगेट हैं, मतलब जो भी टारगेटेड ऑडियंस है, वो इसको पूरा देखे वीडियो को, ताकि उनको ये समझ पाए और एग्जाम में वो अच्छे से आंसर कर पाए, क्योंकि मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो। तो टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मनी। अर्लियर कैटल एंड ग्रेन वॉज यूज एज अ मीडियम ऑफ मनी। पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई हम लोग को कुछ चाहिए तो उसके बदले में हमने उसको ग्रेन दे दिया, या फिर भाई एक गाय रख लो, मुझे ये दे दो, तो हम लोग कुछ ऐसा एक्सचेंज करते थे। As human discovered metal and found better means of extracting or processing metals, we started using them as a money. और जैसे जैसे हम लोग की डिस्कवरी होती गई, भाई हम लोग पहले ऐसे बेंड था, फिर थोड़ा सा ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, अब तो हम लोग सीधे हो गए हैं बिल्कुल। तो जैसे ये डिस्कवरी हुई, उसके साथ तो भाई मेटल्स, ये सारी चीज़ों का भी तो डिस्कवरी हुआ ना। तो जैसे ह्यूमन डिस्कवर्ड किया मेटल्स को, फाउंड बेटर मीन्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, अब हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके मिल गए एक्सट्रैक्ट करने के, उन मेटल्स को प्रोसेस करने के लिए। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए, हम लोग अब उनको मेटल को हम लोग एज अ यूनिफॉर्म, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, यानी कि मनी के रूप में हम लोग यूज़ करने लगे। Up until 100 years back, metal coins such as silver coin, gold coin, copper coin were used as a medium. अगर मैं खिलजी डिनास्टी की बात करूं, अगर मैं तुगलक की बात करूं, अगर मैं लोडी डिनास्टी की बात करूं, मैं स्लेव डिनास्टी की बात करूं, तो वो जो एरा था उस समय हम लोग यही कॉइन यूज़ करते थे। सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, अकबर, कॉपर कॉइन, ये सारी चीज़ें उस समय यूज़ होती थी। सोचो, मतलब जैसे जैसे ह्यूमन का इमर्जेंस होता गया, वो डिस्कवर करता गया, साथ में हम लोगों का जो एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक कॉइन के रूप में एक सर्कुलर आकार देना, सिल्वर, गोल्ड, उसमें उस महाराजा जो भी उस टाइम पीरियड में, एरा में जो भी उस रीजन में राज करता था, उसको उसकी फोटोग्राफ्स देना, उसका विजय लिखना कि किसने टेक ओवर किया था, कौन से, मतलब सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग उस कॉइन में कवर होता था। इतना अच्छा था। तो उसी समय से ये सारी चीज़ें आ गई थी। लेटली वी हैव सीन एमरजेंस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। भाई आज तो डिजिटल है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक मुहिम ही चलाई है कि पूरा डिजिटलाइज करना है, डिजिटल इकोनॉमी बनाना है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी जो भी काम है जो पहले पेन एंड पेपर में होता है, उनका उद्देश्य है कि अब वो डिजिटलाइज्ड हो। डिजिटलाइज्ड होने से क्या होगा कि लोग उसको सीखना चाहेंगे, जब सीखना चाहेंगे तो एजुकेशन लेना चाहेंगे, एजुकेशन लेंगे तो अभी तुम लोगों का जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एसडीआई का जो क्राइटेरिया है, उसका भी वीडियो मैंने कवर किया है, जिनको उसको देखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो एसडीआई का जो क्राइटेरिया है, उसमें एसडीआई के क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया आपका एजुकेशन भी है। एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ये क्या है? ये इसकी क्राइटेरिया है एसडीआई की। किसी भी कंट्री का अगर हम लोग को डेवलपमेंट देखना है तो हम लोग देखेंगे उस कंट्री का एजुकेशन कितना है कितने रेशियो में है, उसका हेल्थ सेक्टर कैसा है और पर कैपिटा इनकम कैसा है। तो भाई यही उनका उद्देश्य है कि जितने लोग डिजिटलाइज्ड होना चाहेंगे, वो सीखना चाहेंगे तो एजुकेशन लेना चाहेंगे। जितने लोग एजुकेटेड होंगे, देश उतना डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा उसका पर कैपिटा इनकम होगा, लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो भाई हेल्थ कंडीशन भी अच्छा होगा, लोग साफ, क्लीन, सैनिटाइज रहना पसंद करेंगे, वो गंदगी नहीं पसंद करेंगे, ऐसा कुछ। Lately, we have emergence of cashless economy dominated by digital transactions, थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। अब तो हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बैंक ट्रांसफ़र, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, कितना कुछ आ गया है। वेयर नो टेंजेबल एसेट इज एक्सचेंज, जहाँ पर हम लोगों को कोई फिजिकल कोई पैसे का ट्रांजेक्शन ही नहीं करना होता। हम लोग को अमेजोन से कोई प्रोडक्ट करना है, खरीदना है, हम लोगों ने उसको डिजिटल पेमेंट कर दिया, तो उसने प्रोडक्ट आकर हमारे घर में डिलीवर कर दिया। तो कितना ईजी हो चुका है आजकल के डेट में। पहला ऐसा थोड़ी था, एक एक सामान लेने के लिए अगर घर की दूरी बाजार से दूर है तो बताओ उस इंसान को कितना दूर जाके उस प्रोडक्ट को लेना पड़ता था। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है क्योंकि डिजिटलाइज्ड हो गया है।
With the loss of trust in government system, we are even seeing adoption of cryptocurrencies such as Bitcoin, Ripple and Ethereum. अब तो क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई है भाई, डिजिटलाइज्ड मनी। ये बिटकॉइन ये सब कैसे हैं? ये सब तो डिजिटलाइज्ड मनी है, ऑल आर डिजिटल मनी। मतलब आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेंगे ये आपको डिजिटलाइज दिखेंगे, लेकिन आपके पास फिजिकली नहीं मिलेंगे ये पैसे। तो व्हाट इज करेंसी? तो ये भी बात आ जाती है भाई, ये तो करेंसी क्या है? तो करेंसी की बात करें तो एक रुख इसकी तरफ भी डालते हैं। करेंसी, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीसियस मेटल। जो मॉडर्न करेंसी है, जो कि हम लोग अभी यूज करते हैं, ये भाई कोई मेटल से नहीं बना। इट डजेंट हैव एनी यूज ऑफ इट्स ओन अनलाइक कैटल एंड ग्रेन्स। और इसका यूज ऐसा भी नहीं होता कैटल और ग्रेन की तरह। इट इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरी वन बिकॉज इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको पूरे दुनिया में जिसको पैसे नहीं चाहिए होंगे। यानी कि उसको अगर कुछ देना है और आप अगर उससे पैसे दे रहे हो कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के बदले ये आप ये पैसे रखो और मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, तो वो पैसे कभी मना नहीं करेगा। हाँ, बशर्ते वो मतलब 100% में अगर बात करूँ 100% में, तो वो मुझे लगता है मतलब 99.2 और 3 ऐसे कुछ परसेंट सब एक्सेप्ट करेंगे मनी को। कुछ ही इसमें से जो बच गए वही सिर्फ बोलेंगे नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। बाकी दुनिया के सारे लोग पैसे को ना नहीं बोलेंगे। तो भाई ये क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि उसको किसने ऑथराइज किया है? उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। इट कांट बी रिफ्यूज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एज पर द लॉ। और कोई भी व्यक्ति उसको रिफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि वो लॉ के थ्रू पारित है। सच करेंसी इज कॉल्ड एज अ लीगल टेंडर और फिएट मनी। और उसको क्या बोला जाता है? लीगल टेंडर बोला जाता है या फिर फिएट मनी बोला जाता है। बहुत बार फिएट मनी, व्हाट इज फिएट मनी, व्हाट इज लीगल टेंडर, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है सीबीएसई अपने एग्जाम के समय। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करें, नोट्स कलेक्ट करें और उसको एक नोट्स कॉपी में आंसर के रूप में लिखते रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब वो सीबीएसई पूछने लगा है स्टूडेंट से। इन इंडिया आरबीआई इशू द करेंसी नोट्स हैं। वी आर नो कि जो फादर ऑफ बैंक है, मतलब पूरे बैंक का जो फादर है वो कौन है? वो आरबीआई है। तो आरबीआई ही इशू करता है नोट्स को। कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो करेंसी है, जो नोट्स है, नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। नोट्स को कौन इशू करता है? आरबीआई। लेकिन जो कॉइन है, जो हम लोग कॉइन यूज करते हैं 1 रुपीज़ का, ये सब का कॉइन को कौन करता है? कॉइन को इशू करता है कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। ठीक है, तो भाई नोट्स कौन करे इशू? आरबीआई। और अगर कॉइन पूछा जाए तो कौन इशू करे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू कैन सी द साइन ऑफ आरबीआई गवर्नर ऑन ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट फॉर ₹1 नोट विच इज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। आप सारे नोट पे आरबीआई गवर्नर को देखोगे, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये जो है उस पर साइन फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। ऑल कॉइन्स ऑन द अदर हैंड आर मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सारे कॉइन्स किसके थ्रू मिंटेड होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिंटेड होते हैं। ऑल कॉइन्स ऑन अदर हैंड आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी कॉइन्स हैं उनको मिंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेंसी छापने की बात करूँ तो नोट्स जो छापते हैं वो आरबीआई का पावर होता है, वो सारी चीज़ें करता है। नेक्स्ट, वाई डू पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक? भाई ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि लोग बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा, आखिर फ़ायदा क्या, लाभ क्या? क्योंकि अगर इंसानी नेचर की बात करूं तो इंसानी नेचर थोड़ा सा अपना फ़ायदा देखने के बाद ही कोई कम करता है। बहुत रेयरेस्ट केस में लोग अपना स्वार्थ नहीं देखते, अपना फ़ायदा नहीं देखते, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो भाई इतना पैसा वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बिना फ़ायदा ना हो उनको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ तो प्रॉफिट है ही। वी डू नॉट नीड मनी ऑल द टाइम एंड वी कैन नॉट कैरी आउट। भाई हम लोग को हर समय पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और हर समय हम लोग करोड़ों, 1.5 लाख, 5 लाख रुपए अपने पॉकेट में लेके घूम भी नहीं सकते। नॉट पॉसिबल विथ अस एट ऑल टाइम, हमेशा नहीं कर सकते। आफ्टर मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट्स वी सेव द एक्स्ट्रा मनी। और भाई केन्स ने भी तो ये बात बोली थी, क्योंकि जिन लोग अभी
इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो अभी 10 में हैं, जब इन लोग हायर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, तब उन लोगों को केन्स के बारे में मालूम चलेगा, एडम स्मिथ के बारे में मालूम चलेगा। तो केन्स ने भी ये बात करी थी कि जो हम लोग का इनकम है ना, दिस इज इनकम, और इनकम का हम लोग कुछ भाग क्या कर लेते हैं, कंजप्शन करते हैं, यानी कि कंजप्शन, यानी कि कुछ भाग कंज्यूम कर लेते हैं इनकम से ही। इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। और जो चीज़ हम लोग के कंजप्शन करने के बाद बच जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। यानी कि इनकम के दो रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। पहला उसको कंज्यूम करते हैं और जितना एक्स्ट्रा बच जाता है हम लोग उसको फिर क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी जॉन मेर्नार्ड केन्स बोले थे, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। रिक्वायरमेंट, वी सेव द एक्स्ट्रा मनी, दिस मनी कैन बी सेव्ड बाई अस इन आवर होम और इन बैंक। भाई बैंक में भी सेव करते हैं लोग और अपने पास भी रखना चाहते हैं, लेकिन घर पे ज़्यादा अमाउंट में मनी रखना थोड़ा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि मे भी चोरी ये सब का डर रहता है, कुछ हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो भाई वो पैसे चले जाएंगे। लेकिन अगर बैंक में रहेंगे तो वो सेफ भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे और कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स, यस दिस इज द मेन रीज़न, प्रॉफिट। ये जो सेविंग्स के लिए जो हम लोगों को बैंक इंटरेस्ट देती है उस सेविंग के बेस पे, वो इम्पॉर्टेंट है। एज वेल एज सिक्योरिटी भी तो देती है टू द डिपॉजिट फ्रॉम बर्गलरी। भाई चोरी होने से भी तो बचाती है कि चोरी हो जाएगा, बर्गलरी हो जाए, कुछ हो गया वैसा, तो भाई उससे भी बचाती है। साथ में क्या देती है हम लोग को, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो देती है जमा करने पर। व्हाट आर द डिमांड डिपॉजिट, तो फिर डिमांड डिपॉजिट क्या है, वॉट आर डिमांड डिपॉजिट, वन पीपल रिक्वायर मनी, जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, दे कैन गो टू द बैंक, तब वो कहाँ चले जाते हैं, भाई यहाँ दे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, दे कैन गो टू द बैंक। यस, हम लोग को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, बैंक में, कि भाई पैसे की ज़रूरत है। एंड डिमांड देयर मनी बैक, तो फिर हम लोग अपना पैसा जो बैंक में रखे हुए हैं वो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई मेरा जो पैसा है, मैंने जो पैसा रखा था आपके बैंक में वो मुझे दे दो। डिमांड देयर मनी बैक, सच मनी विच कैन बी डिमांडेड बैक बाय द पीपल। क्वेश्चन फिर से, डिमांड डिपॉजिट पूछा है, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट वो है जब हम लोग को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग बैंक में जाकर अपना ही जमा किया हुआ पैसा उनसे फिर से वापस मांगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांडेड बाय द पीपल एनी टाइम आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। हाँ भाई, बैंक का वो जो स्ट्रक्चर है उस अगर टाइम पे जाएंगे तो फिर हम लोगों का वो जो नीड है वो पूरा हो जाएगा। खैर अभी तो डिजिटलाइज्ड हो चुका है, अब तो हम लोग कभी भी एनी टाइम एनीवेयर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब तो कोई इशू ही नहीं रहा कि आपको बैंक जाके ही वो पैसे लेने हैं और ब्ला ब्ला। एटीएम से हर जगह, मतलब ये सब का अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत चीज़ें दुरुस्त कर दी है। मनी कैन ऑल्सो बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक इशूइंग अ चेक और डिमांड ड्राफ्ट, और हम लोग डीडी या फिर चेक से भी पैसा क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पैसे को किससे निकाल सकते हैं, चेक भी इशू कर सकते हैं और उसके बदले में डीडी भी बनाते हैं। डीडी का फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो व्हाट इज चेक, भाई यहाँ चेक की बात हुई तो फिर चेक क्या है, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। जो चेक है वो क्या है, एक इंस्ट्रक्ट, मतलब एक ऐसा पेज का टुकड़ा जो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि बैंक पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, उस पर्सन के अकाउंट से, अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। यहाँ पर उस नेम ऐसा लिखा रहता है, नेम के बदले में हमने जिसको दिया है कि भाई ये इंसान ये पैसा उठा सकता है, फॉर एग्जांपल XYZ करके नाम दिया है, अपना साइन किया हुआ है, यहाँ पर यहाँ अमाउंट भरा हुआ है कि 500, तो ये व्यक्ति अगर इस चेक को जमा करेगा तो बैंक इसको 500 रुपीज़ दे देगा, क्योंकि हमने उसका नाम डिक्लेयर किया है चेक पर। अगेन, अ चेक इज पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट से बैंक पे करेगा, बैंक खुद से नहीं पेमेंट करेगा, टू द पर्सन हिज इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, जिसके नाम से चेक इशू किया गया है उसको देगा ये पैसे। किसके अकाउंट से देगा, जिसके नाम से अकाउंट होल्ड है। इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रांजेक्शन विदाउट यूज ऑफ कैश, और ये क्या मदद करता है, ये ट्रांजेक्शन में सेटिंग करता है बिना यूज किए किसको, कैश को, क्या, चेक।
अब मुझे चेक न वो कैश नहीं देना पड़ा मैंने उसे क्या दे दिया, चेक दे दिया, तो मुझे कैश के रूप में कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरा जो ट्रांजैक्शन का जो सेटलिंग करना था वो मैं कर चुकी हूँ। नाउ तो व्हाट आर टाइम डिपॉजिट, भाई टाइम डिपॉजिट क्या होता है, हम लोगों ने बड़ा सुना है कि व्हाट आर टाइम डिपॉजिट, भाई टाइम डिपॉजिट करना है। देर इज सम मनी दैट पीपल सेव इन स्कीम्स, कुछ कुछ लोग हैं ना कि स्कीम्स में भी पैसे सेव करते हैं, सच एज प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, रिकरिंग डिपॉजिट, एंड द मनी कांट बी विड्रॉन बिफोर स्पेसिफिक टाइम, कि भाई आप 5 साल के लिए इसको फिक्स्ड डिपॉजिट किए हो, आप 5 साल से पहले इसको नहीं उठा सकते। अगर आप इसको उठाओगे तो जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके बेस पे मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। अगर आप उसको बीच में ब्रेक करते हो तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करने का वादा जो बैंक करता है वो फिर आपका थोड़ा सा खत्म हो जाएगा उधर। तो क्या है टाइम डिपॉजिट की, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो हम लोग प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, रिकरिंग डिपॉजिट ये सब जो करते हैं वो है, वो भी किसके लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब उससे पहले सी यहाँ लिखा है एंड द मनी कांट बी विड्रॉन, आप विड्रॉ नहीं कर सकते एक स्पेसिफिक टाइम से पहले जो कि आपने खुद फिक्स किया है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसा अगर टाइम स्पेसिफिक है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। आप उससे पहले अगर इमरजेंसी है तो उठा सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें लैप्स कर जाती है। दीज आर कॉल्ड टाइम डिपॉजिट, हम लोग उसे टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। नेक्स्ट, वी शुड नो दैट द इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट किससे बड़ा होता है, किससे, इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है और इसमें क्वेश्चन भी बनता है। वो क्या बोल रहा है कि जो टाइम डिपॉजिट में हम लोगों को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो बड़ा होता है किसकी अपेक्षा, इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट। यानी कि जब हम लोग अपने बैंक में जो पैसा रखते हैं ना उससे ज़्यादा होता है जो व्यक्ति एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डू बैंक्स अर्न मनी, तो भाई बैंक इतनी मेहनत क्यों करे, उसको क्यों इतना पड़ा हुआ है, वो हमारे पैसे की जिम्मेदारी क्यों ले रहा है। अभी बोला था कुछ देर पहले कि इंसान का जो नेचर है वो प्रॉफिट देखता है, तो भाई बैंक में भी लोग इंसान नहीं बैठते हैं, तो बैंक भी अपना कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देखेगा। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स फर्टेनिटी नो कि जो कंज्यूमर है वो अपने यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है, जो कंज्यूमर है वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, अपने यूटिलिटी को। और जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो उसका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट। तो भाई बैंक क्या है भाई, बैंक प्रोड्यूसर है, तो बैंक का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। तो बिना प्रॉफिट के तो भाई वो भी नहीं करेगा, तो उसका अर्निंग क्या होता है, बैंक्स लोन आउट द मनी पीपल हैव डिपॉजिट विद देम एट एन इंटरेस्ट। और वो क्या करता है, बैंक लोन करता है मनी पीपल हैव डिपॉजिट विद देम एट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट। They keep small amount of deposit with them so that they can meet the demand of withdrawal, and rest of money is lent out at a higher rate of interest than they give to depositors. The difference between this interest rate helps bank earn money. अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। थोड़ा सा जगह लेके मैं इसको समझाऊंगी कि भाई बैंक पैसा अर्न कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैंक, ठीक। अब भाई एक व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है दिस इज बैंक, ये व्यक्ति है, ये 5K लाता है और बैंक में जमा करता है। जमा करने पर भाई इसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि भाई आपका पैसा जमा है तो इस पर आपको इतना ब्याज मिलेगा। एक और व्यक्ति आता है, इसको 2K लोन चाहिए होता है, तो भाई अब 5K तो भाई बैंक के पास आ गए, ये 5K पहले भी इन लोग के पास भाई कैश रिजर्व रेशियो और SLR ये सब इन लोग के पास पहले से ही रहता है। कैश रिजर्व रेशियो तो रहता ही है क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको कोई भी कमर्शियल बैंक अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रखता ही है। लेकिन साथ में ये जो 5K एक व्यक्ति दे के गया, दूसरा व्यक्ति को 2K की ज़रूरत है, तो भाई बैंक क्या करता है, चूंकि इसके पास 5K है तो इस व्यक्ति को क्या दे देता है, 2K। साथ में उसको किस एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बांध देता है कि आपको हर महीने फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़ 2K के बदले में क्या देना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो ये डिमांड डिपॉजिट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा होता है।
यानी कि हम लोग जो पैसा बैंक में रखे उसके बदले में बैंक जो हम लोग को ब्याज देती है वो कम देती है, लेकिन जब हम लोग लोन लेने जाते हैं बैंक से और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है वो ज़्यादा चार्ज करती है, और वही उसका क्या होता है, अर्निंग होता है बैंक का। सी द डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट डिमांड डिपॉजिट के बदले दिया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लोन के बदले लिया, वो जो डिफरेंस है वो किसकी कमाई होती है, वो बैंक की कमाई हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, सी इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट माइनस इंटरेस्ट ऑन टाइम और डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू बैंक प्रॉफिट। ये बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। थोड़ा सा रिजर्व ऑफ बैंक का लोगो देखते हैं। रिजर्व ऑफ बैंक का पूरा एस्टैब्लिश इन 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ। अभी गवर्नर कौन है आरबीआई का, तो शक्तिकांत दास है, वी ऑल आर नोन। The Reserve Bank of India is India's central banking institution and regulatory body under the jurisdictions of Ministry of Finance and Government of India. It is responsible for the issue and supply of Indian rupee and regulation of the Indian banking system। भाई यही तो पूरा बैंकर, फादर ऑफ बैंक बोला जाता है इनको, मतलब बैंकों का बैंक, फादर ऑफ बैंक। किसी को भी जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा, वो आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाएगा। जैसे हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने से हम लोग कोर्ट जाने की बात करते हैं, वैसे ही पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो लोग बैंक जाने की बात करते हैं। तो भाई ये काम करता है आरबीआई। बहुत बार आरबीआई का फंक्शन पूछ लिया जाता है, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट पीरियड 1 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है, तो कब क्या एस्टैब्लिश हुआ, इसके फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई का एडवांटेज क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन को रोकना वगैरह वगैरह, ये उसका जो फंक्शन है वो ये है। तो भाई व्हाट इज़ क्रेडिट, भाई क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मनी एंड क्रेडिट, तो भाई क्रेडिट की तरफ आ गए हैं हम लोग और थोड़ा सा क्रेडिट पर चर्चा करेंगे अब। तो भाई व्हाट इज क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, व्हेन मनी, गुड्स, सर्विस आर लोन्ड अंडर एन एग्रीमेंट, जब हम लोग किसी एग्रीमेंट के तहत मनी, कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बाय द लेंडर टू द बोरोवर, दिस इज लेंडर, जो पैसे दे रहा है ये क्या है, लेंडर, क्योंकि ये पैसा क्या कर रहा है, लेंट कर रहा है। ये है बोरोवर, ये क्या कर रहा है, ये पैसे मांग रहा है, जो कि पैसा लेंडर से। भाई जो पहले गांव में जो मुनीम लाला जी वो लेंडर, बैंक भी क्या है, लेंडर ही तो है। जो बैंक जो हम लोग को क्या करती है, लेंड करती है। बोरोवर में कौन आता है, कंज्यूमर, वी आर बोरोवर। हम ही लोग तो भाई डिमांड करते हैं कि भाई बेटी की शादी है, बेटे को नौकरी के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ाना है तो इतना लोन चाहिए वगैरह वगैरह। तो अग्रीमेंट बाय द लेंडर किसके थ्रू बीच में होता है, ये अग्रीमेंट लेंडर के बीच में, इसके बीच में और बोरोवर के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है कि भाई इतना अमाउंट है, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना है फ्यूचर में। सी ये द बोरोवर इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट। अभी तो आप पैसे ले लो, लेकिन आपको फ्यूचर में ये प्रिंसिपल भी देना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप हर महीने दोगे ही, कुछ ऐसा। The agreement normally has terms of credit which list out how much money is being loaned, कितना मनी लिया गया है उस बेसिस पर टर्म्स ऑफ कंडीशन सारे सेट होते हैं, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट होता है। फॉर व्हाट टाइम, कितना टाइम पीरियड के लिए आपने लिया है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रेट दोगे, एंड प्रोविजन इन केस ऑफ नन रिपेमेंट, और अगर आप नन रिपेमेंट यानी कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो फिर क्या एक्शंस लिए जाएंगे, उसके क्या प्रोविजंस होंगे वो भी देखना पड़ता है। तो इतना इजी नहीं होता, लोग आजकल तो क्रेडिट लेने से ही भागते हैं क्योंकि यह बहुत दर्द जैसा हो गया, पेनफुल हो गया है। व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो भाई क्रेडिट में क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, तो भाई इंटरेस्ट रेट होगा, कोलेट्रल होगा एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कॉम्प्रोमाइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इसी को क्या बोला जाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बोला जाता है। The terms of credit can vary depending on nature of lender और borrower। तो जो terms of credit है वो vary हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि भाई जो borrower है उसका नेचर कैसा है और जो lender है उसका नेचर कैसा है, ये vary करता रहता है, इसमें कोई फिक्सिटी नहीं है। किसी का कुछ मन हुआ तो बोल दिया, किसी का कुछ मन हुआ तो बोल दिया। Credit can play and positive and negative role depending on its uses and terms of credit। भाई क्रेडिट दोनों तरीके से काम करता है, ये पॉजिटिव भी रोल प्ले करता है, ये नेगेटिव भी रोल प्ले करता है।
इसका जैसे आप इसका यूज़ करोगे, जैसे कि हम लोग मोबाइल भी तो इसका नेगेटिव यूजेस भी है, इसका प्रॉस भी है, इसका कॉन्स भी है। तो भाई हर चीज़ का प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। तो भाई क्रेडिट का भी अपना प्रॉस भी है और कॉन्स भी है, तो चलो उसको भी देख लिया जाए। तो पॉजिटिव रोल क्या है भाई, पहले पॉजिटिव बातें करते हैं फिर नेगेटिव पे आएंगे। पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बोरो मनी ऑन क्रेडिट, कोई भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसने क्या लिया, ये बिजनेसमैन है, ये बोरोवर है। भाई हम लोग जान गए हैं कि जो कंज्यूमर होता है, जो डिमांड करता है, वो बोरोवर होता है। he she may use for meeting the capital requirement for buying new machinery, फॉर एग्जाम्पल इसको नए मशीन की तलाश है, मतलब ये खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ट्रैक्टर चाहिए है। पेंटिंग में ना जाए, भावनाओं को समझे। भाई इसको एक ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो इसके लिए इसको भाई लोन लेना होगा। ये बोरोवर बन के आया है क्योंकि इसको अपने नीड का मीट करना है, इसको ये गाड़ी चाहिए है। कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बाइंग न्यू मशीनरी, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए और गुड्स विच कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग हिज प्रोडक्शन। उसको मालूम है कि सारी चीज़ें अगर मेरे पास होगी तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो एनहांस होगा, वो इंक्रीज होगा। ही कैन यूज़ द मनी फ्रॉम हिज प्रॉफिट, और ये पैसे को किस बेसिस पे यूज़ कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें जब वो लगाएगा तो उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो मुनाफा होगा वो बढ़ेगा। टू रिपे द लोन, फिर जो भी प्रॉफिट होगा इन सबसे जो प्रोडक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रैक्टर खरीदा, मैंने अच्छा फर्टिलाइज़र खरीदा, मैंने अच्छे स्किल लेबर्स रखे हैं, तो भाई मेरा जो मुनाफा है वो तो भाई बढ़ेगा, प्रॉफिट क्या होगा, एनहांस होगा, इंक्रीज करेगा। तो मैंने जो लोन ले रखा है वो मैं इसी प्रॉफिट से ही ना पे कर दूंगी, फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने लोन लिया, मैंने अपना ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था, मैंने फर्टिलाइज़र के लिए लोन लिया था, मैंने स्किल लेबर को पेमेंट करने के लिए लोन लिया था। तो जब ये सब मैं कर रही हूँ तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मैं लोन का जो पेमेंट है मैं वो ईजिली पे कर सकती हूँ। भाई पॉजिटिव रोल हुआ। तो भाई नेगेटिव रोल क्या है? Negative role of credit, when a farmer borrow money for seeds, irrigation and harvest and it is not able to get the necessary output from farming, और मान लो कि इतना सारा लोन ले रखा है, सीड्स कर लिया, इरिगेशन के लिए हार्वेस्ट किया, लेकिन वो भाई जो आउटपुट है वो उतना नहीं हो पाया। ही सी फेल्स टू रिपे द लोन एंड माइट हैव टू सेल देयर लैंड फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, और बाद में जो गिरवी रखते हैं उन लोग जो लैंड को कि भाई इस गिरवी रख लो मेरा लैंड और इसके बदले में मुझे क्या दे दो, पैसे दे दो, तो भाई वो पैसे भी उनके जो घर लैंड रख के जो लेते हैं वो लैंड भी चला जाता है, क्योंकि भाई क्रॉप फेलियर हो चुका है, वो लोन लेकर किए थे, अब वो लोन को रीपे करने के कैपेबिलिटी में नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो भाई प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है क्रेडिट का, इसीलिए सोच समझ कर लोन ले। रीपेमेंट कैपेसिटी है तो लोन ले, रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है तो भाई लोन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हमने लोन डेप्ट में फंसते हुए देखा है। मतलब डेप्ट चक्र में जो लोग हैं जो एक डेप्ट साइकिल में फंस जाते हैं बाद में लोन लेते हुए, और फिर वो निकल ही नहीं पाते डेप्ट साइकिल। तो इसमें ना फंसे, क्योंकि एक बार आपने लोन लिया, फिर उसको चुकता करने के लिए किसी दूसरे से लोन लिया, उसको चुकता करने के लिए किसी तीसरे से लोन लिया, तो फिर आपके लिए ये बाद में पेनफुल हो जाता है। In this case, rather than helping the farmer, credit play a negative role and push him her further in situation from where recovery is difficult. और फिर उस सिचुएशन में आप उससे क्या ही रिकवर करोगे, क्योंकि वो रिकवर करने लायक तो बचा ही नहीं है, उसका क्रॉप फेलियर हो चुका है। अब ना वो लोन का जो उसने लोन लिया था वो रीपे कर सकता है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकता है। अब इसके बदले में जो उसने गिरवी रखा होगा वही जो बैंक है वो टेक ओवर कर लेगा भाई। तो इस बीच में जो गिरवी शब्द आया तो उसको क्या बोलते हैं भाई बैंक के लैंग्वेज में, तो उसको बोला जाता है कोलेट्रल। हम लोग कुछ कोलेट्रल रख के बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन, क्योंकि भाई बैंक को भी तो अश्योर होना चाहिए ना कि अगर बंदा कहीं भाग जाए या फिर बंदा रीपे ना करे, उसकी कैपेबिलिटी ना रहे, तो भाई बैंक को तो नुकसान हो जाएगा। तो भाई बैंक भी बहुत चालाक है, वो भी क्या करती है, वो भी एक कोलेट्रल साइन कराती है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी हो, उसका घर हो, उसकी गाड़ी हो, कुछ भी उसके मॉर्गेज कराती है, कोलेट्रल रखाती है। तो collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicles, livestock, deposit with the banks and uses this as a guarantee. किसके लिए यूज होता है, गारंटी
टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक लोन पूरा नहीं हो जाता आपका जो एसेट है वो बैंक के पास रहेगा। आपने अगर रीपे कर दिया जो भी लोन आपने लिया है तो भाई बैंक फिर उसको उसके कागजात आपको वापस दे देती है, आपका एसेट आपके पास चला जाता है। लेकिन इन केस अगर आप फेल्योर होते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो भाई बैंक जो भी आपने कोलेटरल रखा हुआ है बैंक के पास वो उस पर कब्जा कर लेती है, फिर वो प्रॉपर्टी हो जाती है बैंक की, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती। रिपे द लोन, द लेंडर कैन सेल द एसेट टू ऑब्टेन द क्रेडिट पेमेंट। और भाई बैंक फिर क्या करती है, उसकी नीलामी शुरू कर देती है। हमने बहुत बार ऑक्शन करते हुए देखा है बैंक लोगों को, घर पर कब्जा कर ली, भाई उसको तो अपने पेमेंट से मतलब है, तो उसने पेमेंट कैसे लाएगा वो, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, जो भी पैसे आए नीलामी के थ्रू वो हो गया उसका पेमेंट, कुछ ऐसा। तो भाई क्रेडिट में दो चीज़ें आती है, फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट। तो फॉर्मल क्रेडिट क्या है, क्योंकि जो बैंक है वो फॉर्मल क्रेडिट देती है और जो गांव के जो मुनीम लाला है वो इनफॉर्मल क्रेडिट देते हैं। तो भाई फॉर्मल क्रेडिट को थोड़ा सा देख लेते हैं। लोन्स आर अवेलेबल फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। लोन कहाँ से इशू होता है, बैंक से होता है और कोऑपरेटिव बैंक से भी इशू होता है। ये सारे फॉर्मल हैं। क्रेडिट एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड बाय आरबीआई। और जो फॉर्मल सेक्टर्स में जो लोन वगैरह होते हैं उसको कौन मॉनिटर करता है, आरबीआई, बैंकों के पापा। नो अनफेयर मीन्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन। और यहाँ पर कुछ चालाकी नहीं चलती, क्योंकि हमने अर्लियर पढ़ा कि वो कुछ मॉर्गेज अपने पास रख लेता है, अगर इन केस रिपेमेंट नहीं हो पाता तो वो उसको ले लेता है। इंटरेस्ट रेट इज लो। फॉर्मल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है, देयर बाई मेकिंग बोरोइंग चीपर। और यहाँ पर क्या होता है, जो बोरोइंग होता है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब जो बर्डन है थोड़ा सा कम होता है। एज अ रिजल्ट बोरोवर्स हैव मोर इनकम लेफ्ट आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या होता है कि अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो जो बोरोवर के पास है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देने के बाद भी उसकी सैलरी कुछ बचेगी उसके हाथ में, ठीक। बोरोवर्स कैन इजीली पे ऑफ डेट। और अगर कम होगा तो भाई बोरोवर्स क्या होगा, इजीली जो अपना उधार लिया होगा, डेट मतलब होता है उधार, तो भाई जो भी उसने उधार लिया होगा वो इजीली रीपे कर सकेगा। अब बात रही इनफॉर्मल की, तो भाई जो भी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो भाई इनफॉर्मल भी देख लेते हैं कि इनफॉर्मल क्रेडिट क्या है। तो इनफॉर्मल क्रेडिट है कि लोन्स आर अवेल्ड मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स। भाई इसमें कोई फिक्सिटी नहीं है कि आपको इससे ही लोन लेना है। आप मनी लेंडर्स से लो, लाला कंगन वाला जो बिरजू हम लोग तो मदर इंडिया में देखा था, हमने अपने रिलेटिव से ले लिया, जीजू से ले लिया, जीजू अपने साले से ले लिया, दीदी भैया से ले लिया, भैया दीदी से ले लिया, ट्रेडर से ले लिए, फ्रेंड से ले लिए। क्रेडिट एक्टिविटी इज़ नॉट मॉनिटर्ड बाय आरबीआई और एनी अदर एजेंसी। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसको कोई भी मॉनिटर नहीं करता, ना आरबीआई ना कोई अदर। अनफेयर मीन्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन मे बी एम्प्लॉय सच एज लोन शार्क। और यहाँ पर अनफेयर बहुत होता है भाई, बहुत ज़्यादा। हम लोग भी देखे हैं भाई, मूवी में देखा है मैंने कि ऐसे ले लेते थे लोन्स और फिर अंगूठा लगवा लेते थे, फिर डबल डबल उससे उनके क्रॉप्स वसूल लेते थे और उनको मिलता भी नहीं था कुछ। इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई रहता है इन लोगों का, मेकिंग बोरोइंग वेरी एक्सपेंसिव। एज अ रिजल्ट बोरोवर्स हैव लेस और नो इनकम लेफ्ट। और इससे क्या होता है, जैसे अभी बोला ना कि भाई मूवी में देखा कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं बचती, सारा का सारा कौन खा जाता है, मुनीम और लाला। बोरोवर्स कैन गेट इनटू अ डेट ट्रैप। अभी बोला डेट ट्रैप, साइकिल में फंस जाता है एक डेट ट्रैप में। भाई लिया, एक से लिया, एक से लिया, भाई इसको देना है तो भाई दूसरे से लिया, इसको देना है तीसरे से लिया, तीसरे को देना है चौथे से लिया, और वो जिंदगी भर इसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं, इसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज डेट ट्रैप। इसका प्रोसेस भी समझाने को बोलता है, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है। It is therefore necessary that banks and cooperativeness and increase their lending particularly in the rural areas। तो भाई जब इतने लूप होल्स देखने को मिलते हैं हम लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में, तो भाई बैंकों को क्या चाहिए कि वो रूरल एरियाज में जाए, कोऑपरेटिव बैंकों को, लोगों को आगाह करवाए, लोगों को अवेयर करे, लोगों को चीज़ें बताए, पढ़ाए कि भाई आप ऐसे लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ता है, आपके हाथ में कोई इनकम नहीं बचती, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। तब तो जाकर जो इनफॉर्मल सोर्सेस पे जो क्रेडिट वाला है वो रिड्यूस होगा। अदरवाइज वो जो भोले भाले लोग हैं, जो नेव पीपल हैं, वो तो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेंगे और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, अनफेयर होता है, बिल्कुल इनजस्टिस होता है, उनका सारा का सारा पैसा वो खा ही जाते हैं।
ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्मल सेक्टर वी नीड मोर ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। यस, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक और कोऑपरेटिव का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। दे प्रोवाइड चीप क्रेडिट विच इज़ क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। और चीप होगा तो भाई लोग इजीली लेंगे, इजीली रीपे होगा, डेवलपमेंट होगा देश का, क्योंकि भाई कोई जो व्यक्ति लोन लेगा वो कुछ तो उसका यूटिलाइज करेगा, जो कि प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो भाई वो और कुछ करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट होगा तो भाई वो किसको इन्हांस करेगा, देश की तरक्की को। एक और टॉपिक है एसएचजी। भाई इस बार भी इसमें बहुत जो अभी का जो बजट बना है भाई एसएचजी को बहुत सारा अमाउंट अलॉट भी हुआ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और एसएचजी से पिछले 2 साल में शायद क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप आर रिसेंट फिनोमिना एंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। कुछ लोगों का, फ्यू मुट्ठी भर लोग, लाइक 15 to 20 मेंबर्स ही होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। द मेंबर्स पूल देयर सेविंग्स, वो क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं। द कलेक्शन इज देन यूटिलाइज, वो जो कलेक्शन ये 20-15 लोग मिलकर करते हैं वो फिर क्या होता है? यूटिलाइज होता है टू लैंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। उसी ग्रुप में से अगर किसी व्यक्ति को पैसा चाहिए तो भाई जो अमाउंट यहाँ जमा हुआ है उसमें से दे दिया। अब इसने पैसा लिया तो भाई इसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बांध दिया, अब हर महीने वो जो भी पैसा लिया है वो इसमें जमा कर रहा है। विच मे रिक्वायर बाई एनी ऑफ मेंबर्स, किसी को भी जरूरत पड़े तो भाई वो देगा। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई ग्रुप चार्ज करता है, बोला ना बिना प्रॉफिट के कोई कुछ नहीं, तो ये जो ग्रुप है ये भी क्या करती है? चार्ज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। द अरेंजमेंट ऑफ लोन्स थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो फाइनेंस। और जो ये अरेंजमेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो फाइनेंस है उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो फाइनेंस, बिकॉज द स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन इज इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा अमाउंट का लोन जो है वो इन्वॉल्व होता है। That's why we call it microfinance. SHG have helped immensely in reducing the influence of informal lenders in rural areas. और अभी हाल फिलहाल में जो SHG है वो immensely क्या किया है? इनफॉर्मल लेंडर्स को इन्फ्लुएंस किया है। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रुप बनाते हैं और ऐसे खासकर महिलाएं, खासकर ये जो ग्रुप है इसको खासकर महिलाओं का इनिशिएट है, वो एक 20-25 लोगों का एक ग्रुप बनाती है, वो आपस में क्या करती है? एक अमाउंट जमा करती है और उस मेंबर्स में किसी को भी पैसे का ज़रूरत पड़ता है तो उस भाग से देती भी है, साथ में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जोड़ती है। अब वो उसको पेमेंट प्रिंसिपल भी देना पड़े और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़े। Many big corporate houses are also promoting SHG at many places in India। बोला ना इस बार तो इसको बजट के थ्रू, मतलब पिछले बजट में भी SHG को भाई बजट में वो भी दिया गया है, जगह भी दिया गया है, उसको अमाउंट भी अलॉट भी किया गया है SHG को। करंट वाला डेटा तो अभी पता नहीं, लेकिन हाँ इसमें इसको अच्छा खासा अमाउंट अभी अलॉट किया गया है बजट में, क्योंकि वाकई जो SHG है वो अच्छा काम कर रही है। और ये जैसा बोला ना बिग कॉर्पोरेट हाउसेस वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं अच्छे खासे, और इसमें महिलाएं जो हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। सी यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में है। A self-help group is a financial intermediary committee made up of 10 to 25 local, see women ranging of age 18 to 40 years old. Self-help groups are most common in India, although they can also be found in other countries में भी पाए जाते हैं, particularly in South and Southeast Asia। साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, साउथ में पाए जाते हैं, खासकर इंडिया जैसी कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री में एसएचजी का बहुत बोलबाला है। आजकल बहुत अमाउंट में एसएचजी काम कर रही है और देश की तरक्की में ये भी अपना एक रोल क्या है, छोटा सा रोल ये भी निभा रही है। होपफुली सबको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैंने अपने एंड से ट्राई किया है कि जो एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो ये जो मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर है वो समझ पाए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। अगर कुछ भी किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू ही और शी कैन आस्क मी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।